बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज चैप्टर 14 का इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट करेंगे। इस चैप्टर में से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं, इसलिए ये चैप्टर जब भी आप तैयार करें तो जहन में ये डाल के रखिएगा कि पूरे 10 नंबर आपने हासिल करने हैं। अपने नोटबुक्स ओपन कर लें आज, ताकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ अपने साथ साथ नोट लिखते जाएं। Question number 1. Why root pressure is not enough to push water upward to required height in most of the plant? आपकी बुक में टॉपिक है एसेट ऑफ सैप, और इसमें आपने ये देखा था कि रूट की जाइलम से लेके पौधे के एरियल पार्ट तक वाटर किस तरीके से पहुंचता है। तो इसमें डिफरेंट तरीके थे, ट्रांसपायरेशन पुल था, रूट प्रेशर था, इम्बाइबेशन था। तो रूट प्रेशर के हवाले से पूछा गया है यहाँ पे कि वो क्यों एनफ नहीं है कि वो वाटर को ज्यादा हाइट तक भेजे। पत्ते बहुत ऊंचे भी होते हैं, बहुत ऊपर भी मौजूद होते हैं, पौधों की हाइट काफी ज्यादा होती है, तो रूट प्रेशर एनफ क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर देखें। बाय रूट प्रेशर सैप इन द जाइलम डज नॉट राइज टू एनफ हाइट इन मोस्ट प्लांट्स, यानी रूट प्रेशर इतनी ज्यादा फोर्स प्रोवाइड नहीं करता कि वाटर जो है वो ज्यादा हाइट तक जा सके। Moreover, it is least effective during the day when transpiration pull is the effective force involved in pulling the sap in xylem cell upward. ये रूट प्रेशर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता, इसलिए ये एनफ नहीं है। और दिन के टाइम में ट्रांसपायरेशन जो कि मेन फोर्स इन्वॉल्व होती है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन ब्लीडिंग इन प्लांट। ब्लीडिंग का जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं खून बहने के लिए। जैसे कोई अगर वाउंड हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, तो वहां से जो खून का निकलना है वो ब्लीडिंग कहलाता है। तो प्लांट के अंदर ब्लीडिंग का पूछा गया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब ये कुछ पौधे होते हैं कि जब उनको आप जख्मी करते हैं, यहाँ से कोई इसकी शाख काटी गई है, ये यहाँ से जैसे काटा गया है, तो उनका जो सैप है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ में ये काफी फोर्सफुली भी निकलता है, तो इसको ब्लीडिंग कहा गया है। ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Sometime it so happened that certain plants when cut, कुछ पौधों को जब काटा जाता है, प्रून किया जाता है, उनको ऊपर से कटाई की जाती है, या उनको टैप किया जाता है किसी भी हैवी चीज के साथ, या किसी भी तरीके से अगर वो जख्मी हो जाते हैं, तो उनमें से फ्लो होता है सैप का और कटैन से, जैसे आप अभी देख चुके हैं। और क्वाइट ऑफन विद कंसिडरेबल फोर्स, बाज़ अच्छी खासी फोर्स से निकलता है, तो इसको ब्लीडिंग कहते हैं। और इसमें जो सारे पौधों में ऐसा केस नहीं होता, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ब्लीडिंग का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एंड इट इज ऑफन सीन इन मेनी प्लांट्स एंड स्प्रिंग्स, पर्टिकुलरली ग्रेप वाइन, सम पॉन्स एंड शुगर मैपल्स। तो जिसमें मैंने ऊपर पौधा जो आपको दिखाया है वो शुगर मैपल का था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इम्बाइबिशन? राइट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इम्बाइबिशन क्या होती है और सीड की जर्मिनेशन में इसका क्या रोल है। डेफिनेशन देखें जी। इम्बाइबिशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर एंड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड विदाउट बीइंग डिसॉल्व्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। समझा देती हूँ आपको डेफिनेशन कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालें और पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल जाए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, वो स्वेल कर जाए, लेकिन उसके कंटेंट पानी में हल ना हो, बल्कि उनको एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाए। जैसे बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि लकड़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो लकड़ी कुछ दरवाजे होते हैं वो बंद होने में मुश्किल होती है, फंस जाते हैं, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका होता है। तो इसको हम इम्बाइबिशन कहेंगे। इसमें जो वुड है वो डिजोल्व नहीं होती, जस्ट वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो दूसरा पार्ट पूछा गया था कि सीड की जर्मिनेशन में इसका क्या रोल है। द अपटेक ऑफ वाटर बाय इम्बाइबिशन इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, और जो सीड होंगे उनका साइज तकरीबन 200 टाइम तक इंक्रीज हो जाता है जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब उनका साइज इंक्रीज होगा तो सीड कोट रप्चर होगा, जिससे जो उनकी जर्मिनेशन है उसमें आसानी होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप पे हुआ कि एक बर्तन में पानी डाला गया और उस पानी के अंदर ये सीड डाले गए।
अभी आप देख सकते हैं कि इन सीड ने बस इतना सा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। ये ड्राई सीड है। ये ड्राई सीड जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये स्वेल कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका साइज इंक्रीज हो गया और इसके बाद जो स्वलन सीड्स हैं ये इनकी जर्मिनेशन आसान होगी। इसीलिए आपको पता है ना कि जब आप सीड डालते हैं जमीन के अंदर तो उसके बाद उसको पानी लगाते हैं तो पानी वो सीड एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करते जाएंगे, उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, फिर उसका कोट रप्चर होगा और उसके बाद फिर उसकी जर्मिनेशन होगी, यानी उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ब्लीडिंग? गुटेशन एक मैकेनिज्म है और उसमें और ब्लीडिंग में क्या फर्क है ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम तो अभी हम पीछे भी कर चुके हैं। इसमें ब्लीडिंग दिखाई गई है पौधे के अंदर से कि जब भी किसी पौधे को काटा जाता है, उसको प्रून किया जाता है, टैप किया जाता है, किसी भी तरीके से उसको जख्मी किया जाता है तो उसमें से सैप जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और इस केस में अगर आप देखें तो ये एक लीफ है और लीफ के मार्जिन पे आपको वाटर के ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, तो ये गुटेशन है। और गुटेशन में बेसिकली इनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं वाटर को सिक्रीट करने के, वो इस वाटर को रिलीज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ से देख लेते हैं। गुटेशन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइड्रोथॉर्स। इसमें वाटर रिलीज होता है या वाटर लॉस हो रहा है और ये पानी वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड रिलीज कर रहे हैं, हम हाइड्रोथॉर्स कहेंगे। ये ग्रासेस की एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे भी मैंने आपको लीफ का दिखाया, स्ट्रॉबेरी की लीफ में भी इस तरह की गुटेशन देखी जाती है। ब्रीडिंग वही कुछ है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप पौधों को कट करते हैं, प्रून करते हैं या टैप करते हैं तो उनमें से जो सैप होगा वो निकलना शुरू हो जाता है। और इसमें एग्जांपल आप शुगर मैपल की दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन गुटेशन एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट। गुटेशन को हम पीछे भी डिफाइन कर चुके हैं, सेम वैसी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गुटेशन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइड्रोथॉर्स। हाइड्रोथॉर से जब वाटर लॉस होगा तो इसको गुटेशन कहेंगे। और इसमें जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन है। अब हम इन दोनों को देखेंगे, ट्रांसपायरेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है, रूट प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। तो ट्रांसपायरेशन जब सप्रेस होगी, ट्रांसपायरेशन का लेवल जब कम होगा तो उस वक्त गुटेशन ज्यादा नोटेबल होगी। और ट्रांसपायरेशन कम कब होती है, या तो रात को कम होती है क्योंकि रात को स्टोमेटा क्लोज होते हैं, या फिर जब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जैसे बरसात के मौसम में, क्योंकि वाटर वेपर्स बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाता है। तो इन दिनों में गुटेशन ज्यादा विजिबल होगी, यानी लो ट्रांसपायरेशन पे गुटेशन का जो फैक्टर है वो आपको ज्यादा विजिबल होगा। और दूसरा फैक्टर हमने देखा था रूट प्रेशर का। तो रूट प्रेशर जितना ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव प्रेशर यानी रूट प्रेशर है वो ज्यादा होगा तो गुटेशन का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर इसके पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको रूट प्रेशर का बताया है। एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ रूट प्रेशर, तो ये आपकी बुक में रूट प्रेशर का दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको किसी हेल्पिंग बुक से इसकी हेडिंग वगैरह मिल जाती है आप वहां से भी कर सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।